दोस्तों फाइनली अंतिम चरण की ओर अपना चुनाव है और पांचों सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की बढ़त बनाए हुए हैं। एक बार मैं अपडेट आपको दे देता हूं कि क्या कुछ अपडेट है। अपडेट ये है कि अभी जो रानी राज्य लक्ष्मी शाह है टिहरी लोकसभा की अगर हम बात करें तो 4,39,411 वोट अभी तक टोटल रानी ला चुकी है। और साथ ही साथ अगर सेकंड नंबर की बात करें जोत सिंह गुरसोला 1,80,000 वोट, तो तकरीबन 2,58,000 वोट की जो लीड है वो रानी ले चुकी है। और अंतिम चरण की ओर है लगभग चुनाव, और बॉबी पंवार जो है अपना 1.5 लाख का जो आंकड़ा पार कर चुके हैं। 1,52,651 वोट टोटल अभी तक जो बॉबी को मिले हैं। और साथ ही साथ अगर नोटा की बात करें तो नोटा 7,041 वोट टिहरी से नोटा को पड़े हैं। वहीं अगर हम गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल लोकसभा में, तो वहाँ पर एक कहा जा रहा था कि एक फाइट देखने को मिल सकती है, लेकिन एक तरफा अंतिम चरण में देखने को मिल रहा है। 4,12,670 वोट तकरीबन अनिल बलूनी को पड़े हैं। और गणेश गोदियाल की बात करें तो 2,59,691 वोट 1,52,986 वोटों से तकरीबन जो है वो अनिल बलूनी बढ़त बनाए हुए हैं। और तीसरे चौथा नंबर की बात करें तो सोनू कुमार 4,704 वोट, और यूकेडी से आशुतोष नेगी जो लड़े हैं उनको 4,148 वोट। नोटा की वहाँ पर बात करें तो नोटा ने 11,000 वोट नोटा को पड़े हैं। तो एक बड़ी बात है कि नोटा तीसरे नंबर पर रहा है पौड़ी की बात करें। और अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में एक तरफा जीत नज़र आई है। अजय टमटा जो हैं 4,14,000 वोट लेके आए हैं टोटल, और प्रदीप टमटा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं वो 1,89,470 वोट, यानी कि 2,24,655 की लीड अजय टमटा ने दी है प्रदीप टमटा को। फाइट कही जा रही थी लेकिन एक तरफा ये मुकाबला देखने को मिला है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में गजब इतिहास अजय भट्ट ने रचा है। 7,56,747 वोट लेके आए हैं अजय भट्ट जी। और प्रकाश जोशी जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था वो 4,30,080 वोट अभी तक जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 3,26,667 वोटों से आगे अजय भट्ट अभी चल रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है उत्तराखंड की अगर पांचों सीटों की बात करो तो सबसे बड़ा जो मार्जिन है इसी सीट पर देखने को मिल रहा है, और 10,111 वोट नोटा को पड़े हैं तकरीबन। और वहीं अगर हम बात करें हरिद्वार सीट से, तो हरिद्वार सीट में जहां पर कहा जा रहा था कि एक तरफ यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिल्कुल एक प्रकार से कहें तो निस्तो नाबूद कर दिया है। आसपास 2 का मुकाबला यहां देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी तक 6,19,112 वोट इन्होंने टोटल लेके आए हैं, और हरीश रावत के जो बेटे हैं 4,76,000 वोट, यानी कि 1,43,000 के मार्जिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी आगे चल रहे हैं। वहीं निर्दलीय उमेश कुमार की बात करें तो इन्होंने 87,585 वोट टोटल अभी तक उमेश कुमार लेके आए हैं। और बीएसपी की बात करें तो 41,651 वोट बीएसपी को अभी तक पड़ चुके हैं। हालांकि बीएसपी के जो ये जामिल अहमद हैं इनको लास्ट समय पे टिकट मिला था यहाँ पर, और एक गढ़ माना जाता है हरिद्वार की बीएसपी को, वहाँ से अच्छे वोट पड़ते हैं। और नोटा को यहाँ से 6,379 वोट इनको पड़े हैं। तो तकरीबन आंकड़ा अगर देखने को मिले तो पांचों सीटों पर अब अंतिम चरण है, तो ये मान सकते हैं कि पांचों सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से आ रही है। हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत भी हैं, तो गजेंद्र रावत के पास मैं आता हूँ। सबसे पहले गजेंद्र भाई, क्या कुछ लग रहा है उत्तराखंड में जिस प्रकार से समीकरण देखने को मिल रहे थे और अचानक से अब पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिर रही है, किस तरीके से देखते हैं पूरे समीकरण को? जिस प्रकार से एक नारा था इस देश में, इस देश के चुनाव की जो शुरुआत हुई थी कि अब की बार 400 पार, और उस नारे से डर गए कांग्रेस के लोग, और उसकी डर का आपने परिणाम देखा कि टिहरी में जो पिछली बार के कैंडिडेट थे प्रीतम सिंह चुनाव छोड़ के भाग गए और उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। ये डर का माहौल हरिद्वार में आपने देखा जब हरीश रावत ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। ये डर आपने यशपाल आर्य की आंखों में देखा जब यशपाल आर्य ने कहा कि नहीं मैं अल्मोड़ा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे नैनीताल आप भेजो। ये डर और ख़तरनाक रूप से आपने तब देखा जब मनीष खंडूड़ी लड़ना तो बहुत दूर की बात, वो पार्टी छोड़कर भाग गए।
तो शुरुआत में ही लग रहा था कि वो जो नारा दिया गया था अब की बार 400 पार का, उसका जो वेग था, उसका प्रभाव था, उसका जो हवा खड़ा किया गया था, उस हवा में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता घर भाग गए। और इस पूरे चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे करण महाराज थे, कि अभी हैं वो, जब तक उनका भी अभी तक छुट्टी नहीं हो जाती, तो वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। और ऐसा दिखा कि ये एक तरह से चुनाव पहले दिन से ही बिखर गया है। और इस बिखराव का जो परिणाम है वो आज इस प्रकार से आपको बैलेट में दिखाई दिया, जो ईवीएम खुली उसमें दिखाई दिया है। और मेरा मानना है कि इतना ख़राब चुनाव नहीं था कि जिस प्रकार पूरे देश में को निकल कर आया है कि जो लोग मजबूती से लड़े, जिन्होंने मजबूती से पिछले 10 सालों के शासन की व्याख्या करी, जनता के बीच जाकर बताया कि भाई जिस राम मंदिर आंदोलन की आपने बात की थी और राम मंदिर का जो आपने शिलान्यास जो लोकार्पण कार्यक्रम जो देखा था, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया था, उस समय में भी एक माहौल बनाया गया और बताया कि नहीं भाई बहुत कमाल हो गया। अब देखिएगा आप जो है आज उस पार्टी की हालत होगी कि उसी अयोध्या में जहां भगवान राम का मंदिर स्थापित है, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर वो लोग हार गए। ये दिखाता है कि अगर आप किसी भी ताकत के सामने, किसी सत्ता के सामने, ताकतवर लोगों के सामने अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो आप फाइट कर सकते हैं। आज पूरे देश भर में जिस प्रकार के एग्जिट पोल जो झूठे साबित हुए, आपने अभी 2 दिन पहले देखा कि सारे एग्जिट पोल में यही था कि कम से कम इनका जो है 370 सीटों से लेकर 400 तक वो जा रहे हैं। कुछ लोग तो 415 तक उनको लेकर चले गए थे। वो एग्जिट पोल आज इस देश के लोगों को बर्बाद करने में साबित हुए और करीबन बताया जा रहा कि शेयर बाजार का 50,000 करोड़ रुपए डूब गया है। वो पैसा किसका है? ये एक बड़ी साजिश मुझे लगती है। और जो शुरुआती दौर था कि अब की बार 400 पार का नारा हो, या भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी की गारंटी थी, अगर मोदी की गारंटी थी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो है कम से कम एक जो 272 सीटें थी बहुमत की वो मिलनी चाहिए थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी, उस दौरान में भी जब उनकी सीट आई थी वो तो 283 के आसपास मुझे लगता थी और वो बहुमत से ऊपर थी। 2019 के चुनाव में वो 303 तक पहुंच गए थे अपने आप, और जो एनडीए की सीट थी वो भी बढ़ी। लेकिन आज हम जब ये आज शाम के जो है तकरीबन 4:30 सवा 4 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को एक सामान्य बहुमत पाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग के दरवाजे पे खड़े कि कई जगह काउंटिंग को लेकर शिकायतें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जानबूझकर जो है कहीं स्लो कर दिया गया है, कहीं इंटरनेट का हवाला दिया जा रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन पूरे देश का जो माहौल है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, जिस राज्य के बारे में ये कहा जाता था कि जो दिल्ली का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश में आके ही तब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उससे पहले गुजरात में हुआ करते थे। तो उनको भी पता था कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपको जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें लानी पड़ेंगी। लेकिन अभी तक की भी जब अंतिम परिणाम आना बाकी है और अधिकांश पिक्चर साफ हो गई है, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उस उत्तर प्रदेश के भीतर भारी हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि वहाँ पर जो मोदी की गारंटी थी, वो 5 किलो राशन की जो बात थी, वो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की जो बात थी, और वहाँ पर जो मंदिर की बात थी, जो भगवान राम के मंदिर की बात थी, मथुरा और काशी की बात थी, तमाम तरह से जिस प्रकार भी ध्रुवीकृत करने की कोशिश की गई, उन तमाम विषयों पर उत्तर प्रदेश के एक बड़े मतलब आधा वोटर आप मान के चलिए, जो आधी सीटें उनकी अगर आ रही हैं 80 में से 40 तक भी अगर विपक्ष के लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब उन लोगों ने उस गारंटी को नहीं माना, बल्कि उन लोगों ने इस बात को माना कि वास्तव में जो 30 लाख खाली पद हैं वो उसको लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं। वो इस देश में जो लंबे समय से लोग देख रहे हैं कि धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना, भिड़ाना, अपने लोगों को खरीद कर लाना, और इस चुनाव के ये चुनाव इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जब 2024 का चुनाव था तो नामांकन करने के बाद आप दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को लेकर उठा के चले गए। चल, ये तो पंचायत चुनाव में कभी सुनते थे कि वही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, गांव के प्रधान का चुनाव हो रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही है। तो ये चुनाव इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा कि उत्तराखंड के लोगों ने भले ही जिस प्रकार से टिहरी में आपने देखा कि राज्य लक्ष्मी शाह को लगातार जो है उनको वोट कास्ट किया, और वो तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा के मार्जिन से अभी भी लीड कर रही हैं, 2,60,000 के आसपास। हाँ, अब तो अब उनका मार्जिन और बढ़ गया होगा। तो वो जो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि राज्य लक्ष्मी साहब ने कुछ ऐसा कमाल किया इसलिए वोट पड़े, बल्कि वहाँ का जो लोगों को समझाया गया होगा उस आधार पे लोग बहक गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर एक नया लड़का जो 26 साल का लड़का है, उस लड़के को 1.5 लाख कौन लोग हैं जो उन्होंने वोट कास्ट किया है। इसका मतलब एक तरफ लोग आशा उम्मीद को भी देख रहे थे
लेकिन वहाँ जो असल गणित जो खराब हुई उसको खराब करने वाले प्रीतम सिंह थे। अगर प्रीतम सिंह उसी चुनौती के साथ में खड़े रहते, जिस प्रकार 2019 में वो पब्लिक के बीच गए थे, वो हार गए, एक अलग विषय था। लेकिन वो जो अब की बार 400 पार का जो शोर था, उस शोर में प्रीतम सिंह जैसे आदमी घर बैठ गए। ये वास्तव में जो पब्लिक वॉइस है उसके साथ एक बहुत बड़ा चीट है। और जो मनीष खंडूड़ी के भागने का जो परिणाम था, मतलब जिन कैंडिडेट को आप 4.5 साल तक जो इस प्रकार से प्रचारित कर रहे थे कि मनीष खंडूड़ी 2019 का चेहरा थे, आगे भी उन्हीं की गुंजाइश थी कि उन्हीं को टिकट दिया ना, लेकिन मनीष खंडूड़ी भाग गए। उस पौड़ी लोकसभा में अभी भी जिस प्रकार देखा जा रहा है, तकरीबन 1.5 लाख के मार्जिन से अनिल बलूनी निर्णायक जीत की ओर बढ़ चुके हैं। वहाँ जो और बड़ा घटनाक्रम था, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड और जो अग्निवीर, 2 बड़े इशूज़ उस लोकसभा के भीतर चर्चा का विषय थे। लेकिन अंकिता भंडारी की माँ, अंकिता भंडारी के पिताजी जिस सिंबल पर वोट मांग रहे थे, उस सिंबल पर नोटा से कम वोट पड़े हैं। ये उनकी चुनौती बढ़ने वाली है। और जिस समय आपकी और हमारी पहले भी कभी चर्चा हो रही थी, मैंने उस दौरान भी कहा था कि ऐसा ना हो कि कल के दिन अंकिता भंडारी और उनके माँ पिताजी के लिए ये चुनाव नासूर बन जाए। अभी तक जो लोग उनके साथ खड़े थे वो भी देखेंगे, जब जनता ने इनको नकार दिया है, जनता कोई इनके साथ खड़ी नहीं है, उस परिवार की भी मतलब जो है चुनौती बढ़ेगी। लेकिन हमारा फिर भी मानना है जो समाज का जो जागरूक तबका है वो उस परिवार का साथ देगा। लेकिन 2 सीटों में देख रहा हूँ, अल्मोड़ा सीट और नैनीताल सीट, मान लीजिए कि थाली पर सजा कर दे दिए 2,24,000 और 3,26,000, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन सीटों को कैसे देखते हैं आप, जो कुमाऊं की 2 सीटें? हाँ, ये जो सीटें हैं, ये पिछली बार भी लगभग इसी प्रकार के मार्जिन से जीती गई थी। और पिछली बार अरब में सिर्फ आप इतना अंतर समझ सकते हैं कि जो अल्मोड़ा सीट जहाँ पर भारी एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी कि वहाँ पर अजय टमटा के खिलाफ लोग जो हैं बहुत नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि भाई अजय टमटा ने वहाँ कोई काम नहीं किया, वो भारत सरकार में मंत्री भी रहे, उसको भुनाने में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह विफल रही। और उसकी विफलता का जो एकमात्र कारण है वो यशपाल आर्य थे। यशपाल आर्य को कांग्रेस पार्टी ने 8 बार जो है विधायक बना दिया, उनको जो है नेता प्रतिपक्ष आज बनाया हुआ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन जब संघर्ष करने की नौबत आई और ये बताया कि भाई आपको इनसे फाइट करनी है इस दौर में, जब एक तरफ अब की बार 400 पार के नारे की बात हो रही है, तो यशपाल आर्य के भागने का जो है जो सबसे बड़ा फायदा वहाँ अजय टमटा को हुआ। और यही कंडीशन आप वहाँ जो कह रहे थे कि अजय भट्ट बड़े मार्जिन से जीते हैं, अजय भट्ट के भाषण हैं। और अजय भट्ट को हमने ये कहते हुए सुना है कि भाई अगर मुझसे कोई गलती भी है तो मेरी गलतियों का खामियाजा आप मोदी जी को दंड मत देना। अजय भट्ट चुनाव के बीच में कह रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि मोदी जी हार जाएं। तो वहाँ पर अजय भट्ट ने अगर कोई काम किए होते तो निश्चित रूप से उन कामों की चर्चा करते हैं। उन्होंने उन कामों की चर्चा करने की बजाय इस बात पर फोकस किया कि वो मोदी के नाम पर वोट मांगे। तो मोदी के नाम पर हो सकता है वहाँ पर वो उनका जो कार्ड वो चल गया, और इसीलिए जो अजय भट्ट जो एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चलिए, अभी हम देख रहे हैं कि हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ, हरिद्वार में भी बताया जा रहा था कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र वहाँ पर है, लेकिन वीरेंद्र रावत को वो वोट नहीं पड़े। 4,70,000 वोट इनको पड़े। 1,46,000 के मार्जिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी मतलब आगे चल रहे हैं। और जो एक बताया जा रहा था कि उमेश कुमार की अच्छे वोट वहाँ से लेके आएंगे, तो वो नहीं दिखा। 87,803 अभी तक टोटल वोट वो लेके आया है। वो किस तरीके से देख रहे हैं? इस चुनाव में जो हरिद्वार लोकसभा सीट की जब चर्चा की शुरुआत होती है तो वो वहाँ से शुरू होती है कि भाई इस सीट को लेकर जो उमेश कुमार का चुनाव था उसमें शुरुआती दौर में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक सीडी लेकर आए। उन्होंने बताया इनकी सैक सीडी है, जिसको उमेश कुमार ने बोला है कि ये डी फेक वीडियो है। वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उस चुनाव से पहले एक एफआईआर की कॉपी लाए, एक मुकदमे की फाइल प्रेस क्लब में लेकर आए, और आप सब तमाम लोगों ने, उत्तराखंड के लोग, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में वो खबर पब्लिश हुई कि उन पर जो है दिल्ली में जो है बलात्कार का मुकदमा चल रहा है। ये दोनों बिंदु, जो बलात्कार का जो मुकदमा दिल्ली में चल रहा है, वो कागजात भारतीय जनता पार्टी के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन या उनकी पार्टी ने, कांग्रेस के लोगों ने चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिए? ये बड़ा सवाल वहाँ खड़ा था कि, और वही वो अगर वहाँ दे दिए जाते तो ये उमेश कुमार का तो पहले दिन में नामांकन रद्द हो जाता, क्योंकि स्पष्ट हो जाता कि आप कुछ बातें छुपा रहे हैं। वो जो हाइड एंड सीक का मामला था कि चूँकि वो दोनों दलों के बीच में स्टिंग ऑपरेशन के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, किन किन के उन्होंने अपने पास रखे, किन के दिखा दिए हैं, ये भी किसी को नहीं मालूम है। उस सीट पर जो कांग्रेस अगर आज अभी डिफीट कर रही तकरीबन 1.5 लाख वोट से,
तो वो 1.5 लाख वोट का जो आप बीएसपी और उनके वोट को देखते हैं तो लगभग उसी के आसपास हो जाता है। और उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, या आधे से ज़्यादा लोग ये मानते होंगे कि भाई उमेश कुमार का जो उनके एफआईआर की कॉपी है, जो मुकदमे के कागजात हैं, उनको मत दीजिए, हो सकता है कि वहाँ बीजेपी को डेंट कर रहे हो। और बाकायदा वो एक बड़ा वर्ग था जो उस समय भी सोशल मीडिया में कहता था कि इनको तो जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कई बार उसके संदर्भ में अपने बयान भी दिए। और अचानक से आप देखिए, जो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन लगातार सुबह से शाम तक उस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे थे, तमाम सबूत लेकर आ रहे थे, सीडी लेकर आ रहे थे, जो है मुकदमे के कागज़ लेकर आ रहे थे, वो कागज़ जो है वहाँ क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए। तो इसीलिए लोगों को लगा कि हो सकता है कि बीजेपी ही चाह रही हो कि ये जितना कांग्रेस को डैमेज करेंगे उतना ही जो है बीजेपी को फायदा होगा, और वही इस प्रकार से होता हुआ दिख भी रहा है। टीवी लोकसभा में कयास ये लगाई जा रही थी कि बॉबी पंवार जिस समय शुरुआत में लड़ रहे थे कि कांग्रेस में उन्हें टिकट दे सकती है। जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हेर फेर लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है जोत सिंह भुनसोला और बॉबी पंवार के वोटों में। अगर बॉबी पंवार को कांग्रेस से टिकट मिल जाता तो बेनिफिशियरी होता बॉबी पंवार के लिए, या किस तरीके से आप देखते हैं कि ये भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा, चलो कम से कम एक कांग्रेस का ठप्पा बॉबी पंवार के ऊपर नहीं लगा। वो जो विषय ये था बॉबी पंवार का कि दरअसल बॉबी पंवार और प्रीतम सिंह एक ही विधानसभा के हैं। प्रीतम सिंह के लिए समस्या ये थी कि अब उन्होंने तो खुद क्विट कर लिया, लेकिन अगर वो बॉबी पंवार पे हाथ रख लेते और बॉबी पंवार के नाम का जो समर्थन कर लेते तो प्रीतम सिंह की अपनी राजनीतिक मौत हो रही थी। प्रीतम सिंह को लगा कि जहाँ तो मेरा एक छत्रराज है, अगर ये बालक जो है लोकसभा चुनाव नहीं जीता तो कल के दिन ये चक्राता विधानसभा का बहुत प्रबल दावेदार हो जाएगा और भविष्य का नेता बन जाएगा। इसलिए प्रीतम सिंह ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि बॉबी पंवार मेरे ख्याल से अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों से बहुत अच्छा वोट मिला है और उत्तरकाशी। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कल के दिन वो कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। ऐसा जैसे आज आ रहा है कि पहाड़ों में अच्छी खासी वोट पड़े हैं, उत्तरकाशी जिले में अच्छी खासी लीड मिली है, अपनी विधानसभा में बड़ा अच्छा खासा वोट पड़ा है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं इस प्रदेश की राजनीति में जो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा निर्दलीय रहा होगा जो 1.5 लाख वोट तक पहुँच गया, पहली बार चुनाव लड़ा और वो 1.5 लाख वोट तक पहुंचा। वो उसमें से पहला उदाहरण इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि 2009 का मुझे याद है कि जब 55,000 वोट, हाँ, जब मुन्ना सिंह चौहान बीएसपी के सिंबल पर 2009 का चुनाव लड़े थे, उस दौरान मुन्ना सिंह चौहान पर सिर्फ 70,000 वोट पड़े। और मुन्ना सिंह चौहान उससे कुछ दिन पहले विधायक पद से इस्तीफा देकर आए थे। वो उत्तर प्रदेश में भी विधायक हुए थे, उत्तराखंड में होते। इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद उनको सिर्फ 70,000 वोट पड़ा। और अभी जो आपने ये दूसरा उदाहरण बता रहे थे कि हरिद्वार में 80-85,000 उमेश कुमार को जो वोट पड़ा है, उमेश कुमार के वोट पड़ने के पीछे आपने देखा कि इलेक्शन से 1 साल पहले वहाँ पर जो है क्रिकेटर, देश के बड़े बड़े क्रिकेटर उनके लिए रैलियाँ कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, फिल्म स्टार आ रहे थे और वहाँ तमाम जगह हेलीकॉप्टर घूम रहा था, तमाम तरह से लोगों को जो है समझाया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या उनको सपने दिखाई दिए जा रहे थे। एक वो व्यक्ति जो पैसे के भरोसे और पैसे की ताकत से पूरे पेजों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा कर अपने को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ। और एक तरफ जो बॉबी पंवार है, जिस लड़के के खाते में मुझे लगता नहीं आज भी 10,000 रुपये होंगे, उसको यहाँ के जनता ने, यहाँ के बेरोजगारों ने आशा और उम्मीद का वोट दिया है। उनको लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो इस प्रदेश में बेरोजगारों के पेपर लीक के और तमाम घटनाओं को लेकर मुखर होकर बात कर रहा है। और अगर नहीं तो मैंने एक बार पहले भी आपसे चर्चा में कहा था कि जिस दिन हरिद्वार लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा उस दिन आप इस बात को जरूर बताइएगा इस प्रदेश की जनता को अपने चैनल के माध्यम से कि खानपुर विधानसभा में जहाँ से उमेश कुमार विधायक हैं, क्या आज वो पहले नंबर की वोट उनको पड़ी है? और अगर नहीं पड़ी है तो उमेश कुमार का जो ये हवा खड़ा कर रखा था कि वो बहुत बड़े तीरंदाज हैं, वो जो है अपने आप को पता नहीं क्या क्या वहाँ साबित करने में लगे, इस प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से उनकी एंट्री थी, आज अगर खानपुर विधानसभा सीट में वो लीड नहीं कर रहे हैं और जो बताया जा रहा है वहाँ भाजपा लीड कर रही है, वो सेकंड पोजीशन पर चले गए, तो आने वाले वक्त में उनके लिए भी वहाँ सर्वाइव करना बेहद कठिन हो जाएगा। और इसलिए भी कठिन होगा क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर एलिगेशन लगाने का काम किया है, तमाम तरह से उनके बारे में बात की है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अब स्टैंड होगा इस चुनाव को अगर वो जीतते हैं तो वो जो होगा, और ये उमेश कुमार टाइप की जो राजनीति इस प्रदेश के भीतर है उसके लिए भी एक बड़ा संदेश होने जा रहा है। कुल मिलाकर हम ये उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुल मिलाकर मैं कह सकते हैं कि मोदी लहर अभी भी कायम है, क्योंकि अभी जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ, अभी भी टिहरी गढ़वाल से बात करूँ तो रानी 2,59,000 वोटों से अभी भी आगे है और तमाम जितने भी 1 लाख वोटों से सब आगे हैं। यहाँ तक कि अजय भट्ट ने तो 3,26,000 वोटों से आगे। तो मोदी लहर कहीं ना कहीं कामयाब है या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि लोग वोट देने को तैयार नहीं है? क्योंकि हमें कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस प्रकार से नहीं दिखा है, वो भी अगर उमेश को छोड़ दें।
हम इस प्रदेश में के लोग बेहद भावुक किस्म के लोग हैं। इस प्रदेश के हजारों हजार बच्चे आज भी हर दिन हर महीने इस प्रदेश से बाहर नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री की मोदी की रैली श्रीनगर में हो रही है, वो कह रहे मेरे भाई बहनों, मेरा चाचा बड़ियों, लोग उन्हीं से प्रभावित हो गए। लोग इस बात से प्रभावित हो गए कि भाई जो 80 करोड़ लोग तुम जो फ्री का राशन खा रहे हो, अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। अन्य जगहों पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आप इस सीट वाइज में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड से अगर जो रिजल्ट देख रहे हैं तो उतना प्रभावशाली नहीं मान रहा। जिस प्रकार से 400 पार के नारे दिए जा रहे थे, एग्जिट पोल जिस हिसाब से आए थे, उस हिसाब से अन्य राज्यों में नहीं देखने को मिल रही। उत्तराखंड में तो साफ तौर पर 5 की 5 सीट जा रही है। उत्तराखंड के लोगों को मैंने कहा ना कि चाचा बॉडी भाई भैजू दाजू अल्मोड़ा जाकर बोल ईजा दाजू जो कुछ बोल दिया, उन सबसे लोग प्रभावित हो गए। उसके कारण उनको वोट भी पड़ गए। ऐसे लोगों को वोट पड़ गए कि अजय टम्टा भी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और अजय भट्ट भी जीत रहे हैं। ये दोनों केंद्र सरकार में मंत्री थे। उत्तराखंड के लोगों को पता भी नहीं है मंत्री थे। और वो अग्निवीर योजना अजय भट्ट के रक्षा राज्य मंत्री बनते तो आई थी। कहाँ किसी ने पूछा क्या? लोग आज अपना मतलब देखिए कि उन भाषणों में ही आकर जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक तरफा चुनाव है। आज की तारीख में भी मैंने एक वहाँ का देख रहा था चुनाव, जो मंगलौर सीट से, जहाँ कुछ दिन बाद उपचुनाव होने वाला है। उस मंगलौर विधानसभा सीट में कांग्रेस को जो है 44,000 वोट पड़े हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 21,000 वोट पड़े हैं। वहाँ पर जो बीएसपी को वोट ही नहीं पड़े, बहुत ना के बराबर वोट पड़े। और वो सीट अभी कुछ दिन पहले सरबत करीम अंसारी वहाँ के एमएलए हुआ करते थे। तो ये नहीं कि सब लोग सरेंडर कर जाएंगे, सब बातों में आ जाएंगे। हमारा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में एक बात निकल कर आई है कि अगर आप ताकतों से लड़ेंगे, पावरफुल लोगों से लड़ेंगे, आप उन्हें एक्सपोज करेंगे, आप जनता के सवाल उनसे पूछेंगे, तो निश्चित रूप से जनता आपकी बात सुनती है। और जो एग्जिट पोल परसों तक विपक्ष के लोगों को 100-150 के भीतर जो है समेटने की बात कर रहे थे, अभी वही बता रहे कि 230-40 तक वो लोग पहुंच रहे हैं। ये कहाँ से हो रहा है? तो कुल मिलाकर इस चुनाव में जिस प्रकार से गोदी मीडिया को कैप्चर कर दिया गवर्नमेंट ने, उसने भी एक माहौल बनाने का काम किया, या माहौल ख़राब करने का काम मैं मान सकता हूँ, ऐसा करने का किया। और अभी भी जो स्थितियाँ हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ हाथ से लुट गया। जो आज दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा अहंकार, जिसे हम कल तक देखते थे कि भाई आपके सामने कोई खड़ा होकर बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो आप उसको धमकाओगे कि अब की बार 400 पार बोलो। वो कहते हैं कि अब की बार वही बोलो जो हम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं तो आप हमारे मुद्दों पर खेलो। असल मुद्दे आज भी, और ये जिस प्रकार का जो आ रहा है चुनाव परिणाम, ये मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष के लिए भी बहुत बेहतर था। और मजबूत विपक्ष होना इस देश के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र में जितनी आवश्यकता एक मजबूत सरकार की है, उतनी ही एक मजबूत विपक्ष की है। नहीं तो आप क्या करेंगे, जिसकी मर्जी आए उसकी सांसद का जो है सदस्यता ख़त्म करा देंगे, जिसको आप चाहेंगे इस पद से उठाकर दूसरे पद पर ले जाएंगे, कहीं कुछ भी कर देंगे। एक और जो आज की तारीख में उत्तराखंड या जो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, वहाँ से भी एक नई खबर आई है। वहाँ खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में ले गए थे, इसलिए कि वहाँ कांग्रेस की सरकार गिरा पाएँ, क्योंकि अपनी सरकार तो ला नहीं पाई विधानसभा चुनाव में। तो उनकी कोशिश थी कि इस सरकार को गिराना कैसे है। वो गिराने के लिए 6 विधायकों को ले गए। लेकिन हिमाचल की जनता ने उनमें से 4 लोगों को हरा दिया है। वो सरकार वहाँ गिरने से बच गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे देश में लोग ऐसे प्रभाव और वार इसमें आकर जो है उनकी बातों में आ रहे हों। जहाँ जहाँ लोगों की समझ में आ रहा है कि वास्तव में भाई अगर आपको सरकार इसलिए दी कि जनता के हित में काम होने चाहिए, तो निश्चित रूप से होने चाहिए थे। आज की तारीख में भी अगर इस प्रदेश में पलायन नहीं रोक पा रहे हैं आप इस प्रदेश में अवैध खनन नहीं रोक पा रहे हैं, आप जो है जितने सारी जो घटनाक्रम इस प्रदेश के भीतर हो रहे हैं, अगर उन अपराधों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सरकार से सवाल पूछने की जो होना चाहिए, एक वॉइस होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। और कांग्रेस का ये जो आज इस प्रदेश में एक प्रकार से आप सकते हैं कि जो हार हुई है 5 सीटों पर, जिस प्रकार से हार हुई है, उस हार का जो पहला जिम्मेदार व्यक्ति वो करण मारा है, वो दूसरे नंबर पे प्रीतम सिंह है, तीसरे नंबर पे हरीश रावत हैं, और चौथे नंबर पे यशपाल आर्य को भी जरूर गिनूंगा कि ये वो लोग हैं जिनको उनके दल ने बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा दिया, जितनी वो हैसियत रखते हैं उससे भी ज़्यादा दिया। लेकिन वो कठिन समय में भाग गए, और उस भागने का जो खामियाजा है संभवतः इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता, और जिस प्रकार का पूरे देश में ट्रेंड निकल कर आ रहा है, वो तो आप देख ही रहे कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां आप कल तक जो है 70-75 सीट लाने की बात कर रहे थे, आज वहाँ 40 पे जाने की जो है इनको लाले पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर जो हमारा जो आम मतदाता है वो उसको जागरूक होता है,
तो निश्चित रूप से चेंज आ सकता है। चलिए, जनता का जो परिणाम है, जनता का जो रिजल्ट है, वो तो सर्वे सर्वा है ही, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फिलहाल लास्ट में जाते जाते अपडेट में कर देता हूँ आपको क्या कुछ अपडेट है इस समय। अपडेट ये है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह 4,41,000 और 7 वोट इस समय माला लक्ष्मी शाह को पड़ गए हैं, और जोत सिंह जो गुनसोला है उनको 2,59,976 वोट, तकरीबन 2,59,000 वोट से ही जो हैं वो आगे हैं इस समय। और बॉबी पंवार 1,55,611 वोट तकरीबन पड़े हैं बॉबी पंवार को। और इसके साथ साथ अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में 4,13,644 वोट जो है अनिल बलूनी को, और 2,60,735 वोट जो हैं गणेश गोदियाल को। और लीड तकरीबन 1,52,909 की लीड अनिल बलूनी इस समय लीड पर है। और तीसरे चौथे नंबर पर जो सोनू कुमार हैं 4,734 और 4,148 वोट आशुतोष नेगी। इसके साथ अगर अल्मोड़ा की बात करें तो 4,14,273 वोट अजय टमटा, और प्रदीप टमटा को 1,89,544 वोट। और यहाँ मैं नोटा की बात करूँ तो 16,565। लास्ट में जाते थे गजेंद्र भाई, ये नोटा को बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं अल्मोड़ा से, इसके भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं? जो टमटा की लड़ाई है, इस बीच क्या जनता पक गई है कि चलो इस बार 16,565 वोट, सबसे ज़्यादा वोट नोटा को पड़े हैं यहाँ से? एक ऑप्शन है पब्लिक के पास कि भाई अगर आपको इनमें से कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप यहाँ नोटा को वोट कीजिए। और ये तो 16,000 कुछ भी नहीं है। इंदौर में 1 लाख लोगों ने इतनी प्रचंड धूप में खड़ा होकर, जब बीजेपी के लोग इंदौर के कांग्रेस के प्रत्याशी को उठाकर ले गए और उसे नाम वापस करवा दिया, तो वहाँ के 1 लाख लोगों ने नोटा पर वोट किया। और ये दर्शाता है कि आप जो लोकतंत्र में कर रहे हैं आज की तारीख में, तो वो सब लोग देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। आने वाले समय में वो ये इतिहास में दर्ज होगा कि आखिरकार इंदौर में ऐसा क्या हुआ कि 1 लाख लोगों को नोटा पर वोट करना पड़ा। मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री बन गई होगी। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय में हो सकता है दिखाई भी दिए, ये बॉबी पंवार पे जो 1,55,000 वोट अब तक पड़ चुका है, ये बॉबी पंवार के समर्थकों पर, टिहरी के लोगों की नज़र उस पर कितनी है, कांग्रेस के लोगों की कितनी, जो आपने कहा कि उनको अगर टिकट मिलता क्या होता। मेरा मानना है कि आज की तारीख में अगर बॉबी पंवार पर किसी की नज़र होगी तो सबसे पहले नज़र पुष्कर सिंह धामी की होगी, महेंद्र भट्ट की होगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको कहीं सुनाई देगा कि जो है बीजेपी के लोग बॉबी पंवार को ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई बॉबी पंवार आप जैसा आदमी, जो आप जैसे जो भिड़ने वाला आदमी, उसकी तो बीजेपी में ज़रूरत है। ये मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि ऐसा होगा। चलिए, अब वो तो भविष्य में बताया कि बॉबी पंवार फिर बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो क्या परिणाम रहने वाला है इसका? बहुत लोग गए, हार्दिक पटेल जैसा हमने उदाहरण देखा कि गुजरात के भीतर बहुत बड़े नेता होते तो उन्होंने एक दिन सुबह जब 10:30 बजे रैली कर रहे थे तो 10 लाख लोग खड़े थे उस सड़क पर। तो वो जो संघर्ष था, जो पब्लिक के लिए लड़ने की जो ताकत होती है, वो सत्ता के साथ नहीं हो सकती है। उसके लिए जो जनता के सवाल हैं उनको तो सड़क पर ही आप पूछ सकते हैं। और अगर ये तो बॉबी पंवार का डिसीजन है कि वो इसको ये जो पब्लिक का जो मैंडेट उन्हें मिला है, ये जो प्यार मिला है, ये ताकत मिली है, जो पूरे प्रदेश के युवाओं ने उनके लिए जो है खड़ा होकर, मैं कह रहा हूँ ना, जिस बॉबी पंवार के पास 10,000 रुपये भी नहीं है, वो इतनी बड़ी वोट ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो वहाँ के लोगों ने जो प्यार उसको दिया है वो उसका परिणाम है। हाँ, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद तो वो वही जाने कि वो होता क्या इसका होता क्या है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में 7,57,319 वोट जो हैं अजय भट्ट को मिले हैं, और वहीं प्रकाश जोशी जो है 4,30,000 वोट, यानी कि 3,26,651 वोट का जो मार्जिन लेके चल रहे हैं अभी भी अजय भट्ट जी। और इसके साथ साथ अगर हरिद्वार की हम बात करें, लास्ट अपडेट की हम लोग बात करें तो 6,35,628 वोट त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वीरेंद्र रावत 4,80,162। उमेश कुमार की बात करें तो 88,250, और मार्जिन की अगर हम बात करें तो 1,55,466 की लीड पे इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत चल रहे हैं। तो फिलहाल जो अभी तक का समीकरण था, जो टोटल अभी तक की वोटिंग थी, वो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय लीड बनाई हुई है। और शायद ये लास्ट अंतिम परिणाम है, और ये परिणाम भी यही रहने वाला है कि इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी 5-0 से आ रही है। और कहीं ना कहीं इस बीच जिस प्रकार के रिजल्ट रहा है, कांग्रेस को सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती कहाँ हुई है कि जो 5-0 से इस बार दोबारा से हार गई है। और साथ ही साथ ये भी सोचने को मजबूर करेगा कि बॉबी पंवार जैसे जो लोग हैं अचानक से जो उभर के आए, 1,55,000 जो वोट को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो युवाओं ने एक युवा को वोट दिया है,
तो कमियां कहाँ रह गई? तो फिलहाल बने रहिए। जोड़ना चाह रहा था इसमें, ये आने वाले समय में जो उत्तराखंड की राजनीति में इन परिणामों का क्या रेफरकेशन निकल के आएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस चुनाव में जो है उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे गए। आपने देखा कि तीरथ सिंह को भी घर बिठा दिया और रमेश पोखरियाल निशंक के भी टिकट कट गए। वो दोनों नेता अब यहाँ क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा? और अभी तक जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को एक प्रकार से फ्री हैंड था, उनके पास 2 बड़ी चुनौतियां आज से आप देखना शुरू कर देंगे। और जिस प्रकार का जो टेम्परामेंट काम करने का अनिल बलूनी का आपने देखा, उनको भी ये माना जाता है कि कभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने की उनकी भी चाह है। और त्रिवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया था, और त्रिवेंद्र सिंह के पिछले 1 हफ्ते के भीतर 2 बड़े बयान आए हैं। उन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, ये पहले होता नहीं था ऐसा। और इस बीच उन्होंने जो साहनी आत्महत्या कांड को लेकर जो उन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सरकार को एक प्रकार से चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसकी किसी सिटिंग जो है जज, उससे इसकी जांच करवाइए। तो निश्चित रूप से आज के बाद अगर ये लोग भी जीत कर आ रहे हैं, जो अब दिखाई भी दे रहा है, तो इसके बाद से इस प्रदेश की राजनीति में तीरथ सिंह रावत, वो रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये 4 ऐसे चेहरे होंगे जिनसे पार पाने के लिए अब जो फ्री हैंड अभी तक पुष्कर सिंह धामी के पास था वो नहीं रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, एक चुनौती तो रहेगी पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की बातें हुई हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आप में अगर जीत के इस समय आ रहे हैं तो एक मजबूत दावेदार हैं और अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। इसके साथ साथ रमेश पोखरियाल निशंक की बात की, और साथ ही साथ जो मजबूत इस समय है बॉबी पंवार, 1,55,000 लोगों का जो जन समर्थन में एक प्रकार से कहूँगा जो वोटिंग के रूप में उनको मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब पुष्कर सिंह धामी के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ इस चुनाव के बाद आने वाली है। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।